वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की ट्रांसलेशन स्टडीज़ की और ट्रांसलेशन इश्यूज़ की भी। तो हमने पहले ट्रांसलेशन की डेफिनेशन तय की कि किस तरह से मीनिंग एक सोर्स टेक्स्ट यानी जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और सोर्स टारगेट टेक्स्ट जिस लैंग्वेज में हम सोर्स टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे हैं, किस तरह से मीनिंग का आदान प्रदान होता है। और हमने ये बात भी की थी कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ क्या होती है और इश्यूज़ क्या क्या है। तो हमने इश्यूज़ की बात की थी कि लैंग्वेज एंड कल्चर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे लैंग्वेज कल्चर से जुड़ी होती है, कैसे कल्चर लैंग्वेज से जुड़ा होता है, लैंग्वेज कल्चर का हार्ट होता है। तो जो भी ट्रांसलेटर किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने जा रहा हो तो उस लैंग्वेज का कल्चर उसे ज़रूर पता होना चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं। रोमन जैकॉब्सन, उन्होंने इसी क्षेत्र में काफ़ी काम किया हुआ है। तो उन्होंने ट्रांसलेशन को डिफाइन किया गया है और उन्होंने ट्रांसलेशन के 3 टाइप्स बताए हैं। तो पहला टाइप उन्होंने बताया है इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। इसको उन्होंने कहा है रीवर्डिंग। इसे ये भी कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ अदर साइंस इन द सेम लैंग्वेज। इसका अर्थ है कि जैसे आपके पास हिंदी में कोई वर्ड है तो उसको अगर हम रिवर्डिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ पश्चाताप, तो पश्चाताप के लिए मैं एक और वर्ड यूज़ कर सकता हूँ पछतावा। एक ये वर्ड हो गया, तो मैंने इसे रिवर्ड कर दिया। ठीक है। जब आप कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज समझा रहे हो किसी को और सुनने वाले को समझ में ना आए लेकिन आपको समझ में आ गया, तो आप उसे सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हो। कठिन हिंदी में नहीं समझ पाए लेकिन आपने सिंपल हिंदी में बोलचाल की लैंग्वेज में आपने उसका मतलब समझाते हो। तो दिस इज कॉल्ड रीवर्डिंग इंट्रालिंगुअल। इंट्रा मीन्स किसी सिस्टम के अंदर ही, हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही आपने उसको रीवर्ड कर दिया। आपने किसी बाहर के लैंग्वेज का वर्ड नहीं यूज किया। हो सकता है कर भी सकते हैं लेकिन वो फिर दूसरे में आ जाता है, वो हो जाता है इंटरलिंगुअल। जब आप सच में ट्रांसलेशन कर रहे हो, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन प्रॉपर और इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन। दैट इज टू से एन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ सम अदर लैंग्वेज। तीसरी चीज है इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन और ट्रांसम्यूटेशन, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ नॉन वर्बल साइन सिस्टम्स। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे कोई नोवेल है उसको ट्रांसम्यूट कर दिया जाए। कैसे? उस पर फिल्म बना के जो नोवेल में दिखाया गया है उसे फिल्म में चित्र के माध्यम से दिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, नोवेल में एक राइटर कहता है कि नोवेल में नरेट कर रहा है कि एक औरत है जो कि बहुत साहसी है, जो कि अपना काम स्वयं करती है, वो अकेली रहती है और उसने बहुत कठिनाइयों से अपना जीवन बनाया है। लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन मूवी में होगा या कह सकते ट्रांसम्यूटेशन मूवी में होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टर एक कैमरा खड़ा कर देगा और एक औरत को बोल देगा या एक नरेटर को खड़ा कर देगा, बोलेगा बोल ये सब जो भी नोवेल में लिखा है। नहीं, नोवेल में जो लिखा है वो नहीं बोल सकता। डायरेक्टर का काम है जो मूवी में दिखाए उसको वो अपने माध्यम से दिखाए। तो हो सकता है कि वो एक सिचुएशन दिखा दे कि जहाँ पर कुछ लोग औरत को परेशान कर रहे हैं और औरत डट करके खड़ी हो जाती है, तो देखने वाले को दिख जाएगा कि डट करके सामना कर रही है तो साहसी है। तो फिल्म इज द लैंग्वेज ऑफ शोइंग, नॉट सेइंग। तो ट्रांसम्यूटेशन ऐसा होता है। ट्रांसम्यूटेशन और भी हो सकता है, जैसे किसी पोएम को मैं म्यूजिक में बांध दूं, किसी प्रोज को मैं पोइट्री में कन्वर्ट कर दूं, और दैट इज नॉन वर्बियल साइन सिस्टम। तो जैसे मैं बोलूं और आप साइन लैंग्वेज से मुझे समझा दें किसी दूसरे लिसनर को जो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता है, तो ये इंटरसिमियोटिक ट्रांसलेशन आ जाता है, जिसमें इंटरप्रिटेशन होता है नॉन वर्बियल साइन सिस्टम में। बात करते हैं इक्विवेलेंस पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ट्रांसलेशन इज कंसर्न। इक्विवेलेंस का मतलब होता है हिंदी में समानार्थी, जो इक्विवेलेंट हो। जैसे भाषा एक शब्द है तो इसका इक्विवेलेंट वर्ड इंग्लिश में होगा लैंग्वेज। तो ये इक्विवेलेंट है, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब सेम नहीं होता है।
सेम नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको साफ साफ बताया है कि दो लैंग्वेज दो अलग अलग दुनिया को बताते हैं. ह्यूमंस आर सेम बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. दैट्स व्हाई देयर वर्ल्ड्स आर डिफरेंट एंड सो इज देयर लाइफ एंड देयर इमोशन. तो हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं इक्विवेलेंस के बारे में कि दो समानार्थी शब्दों को भी हम यूज़ कर सकते हैं बोलचाल में. जैसे मैं व्हीकल के लिए कन्वेयंस यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये समानार्थी हैं लेकिन इक्वल नहीं है. दैट्स व्हाई वी नीडेड टू वर्ड्स. हट अलग है, मेंशन अलग है, शेल्टर अलग है, शेड अलग है. तो ये चीज़ें समानार्थी हैं लेकिन अलग अलग है. सबका काम छत में सर के ऊपर छत ढकने के लिए काम आता है, लेकिन फिर भी सबके मायने अलग अलग है. मेंशन जो कि एक बहुत बड़े आदमी का होता है, हट किसका होता है, गरीब आदमी का होता है. शेड किसका होता है, शेड मीन्स जो कि एक टेम्पररी होता है कि आपने कई जगह शरण ले ली बारिश से बचने के लिए. तो अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और उनके मीनिंग्स उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है, उससे जो कल्चरल कन्वेंशंस जुड़े होते हैं. ठीक है, कि कौन सा वर्ड अपर क्लास का है, कौन सा लोअर क्लास का है, कौन सा शब्द किसी जेंडर को कह सकते हैं कि उसको ऑफेंड करता है, किसी को नहीं करता है. तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. ये सारा बोझ वर्ड लेकर के चलता है. तो हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर एक और चीज़ आती है यहाँ पर, इससे पहले कि मैं इक्विवेलेंस के टाइप्स पे जाऊँ, वो आती है डीकोडिंग एंड रीकोडिंग. तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड अपनी दुनिया को लेकर के गए हैं, तो उस वर्ड की दुनिया को समझना उसको कहते हैं डीकोड. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा इसका. फॉर एग्जाम्पल हो गया स्पिरिट. स्पिरिट एक अंग्रेजी का वर्ड है और मुझे उससे मान लो हिंदी में ट्रांसलेट करना है. तो मुझे अगर इसका डिकोड करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि अंग्रेजी में स्पिरिट के क्या क्या अर्थ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सेंटेंस है मेरे पास, द स्पिरिट ऑफ द डेड चाइल्ड रोज फ्रॉम द ग्रेव. द स्पिरिट ऑफ द डेड चाइल्ड रोज फ्रॉम द ग्रेव. अब यहां पर स्पिरिट ऑफ द डेड चाइल्ड, तो स्पिरिट के कई मतलब होते हैं. स्पिरिट का मतलब एंजल भी होता है, बुरी आत्मा भी होता है, अच्छी आत्मा भी होता है, और मनोभाव भी होता है. मनोभाव मीन्स जब आपको कहते हैं कि यार तुम हार गए मैच को, लेकिन अपनी स्पिरिट्स को हाई रखो. मतलब जो आपके मनोभाव हैं आप उनको हाई रखिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है. तो अब मैंने डिकोड किया कि स्पिरिट ऑफ द डेड चाइल्ड, तो मनोभाव तो होगा नहीं कि जो अपने ग्रेव से उड़ गया, तो इट इज़ डेफिनेटली ये आत्मा ही है. तो हो सकता है, अब यहाँ पर ये सेंटेंस है कि द स्पिरिट ऑफ द डेड चाइल्ड रोज फ्रॉम द ग्रेव. तो स्पिरिट ऑफ द डेड चाइल्ड, तो इट इज डेफिनेटली इन अ नेगेटिव सेंस. अब कोई ग्रेव से बाहर निकल रहा है तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू एन इमोशन ऑफ समथिंग हॉरिबल. सो इट कुड बी लाइक अ डीमन. सो ये इसको कहते हैं डिकोडिंग करना. फिर मैं अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा. तो स्पिरिट का मतलब मैं कुछ भी कह सकता हूं. मैं पिशाच कह सकता हूं, प्रेत कह सकता हूं, आत्मा कह सकता हूं. तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मरा हुआ बच्चा था उसका प्रेत ग्रेव से बाहर निकला. तो मैं ऐसे स्पिरिट का ट्रांसलेशन कर रहा हूं. ग्रेव रे पे मत जाना, कब्र बोल देते हैं, चलो, कब्र से निकला. तो मैंने यहां पर उसका ट्रांसलेशन कर दिया प्रेत. आत्मा इज अ लिटिल मोर न्यूट्रल. आत्मा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन जब मैं प्रेत कहता हूं तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन अ नेगेटिव सेंस. तो मैंने डिकोड किया, फिर मैंने उसको ट्रांसफर किया ये, और फिर मैंने उसको रिकोड किया अपनी लैंग्वेज में कि मेरी खुद की लैंग्वेज में जिसमें मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं वो कैसा मीनिंग दे रहा है, और कोई ऐसा वर्ड ढूंढो जो वही काम कर रहा है जो स्पिरिट ने इस सेंटेंस में उस लैंग्वेज में किया है. सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने के लिए मैं इंग्लिश के वर्ड को देखा. मैंने उसके जितने भी मीनिंग्स थे, जितने भी कॉनोटेशंस थे, जितने भी व्यू पॉइंट्स थे, मैंने उनको समझा, मैंने उसको डिकोड किया, उसको अनरेवल किया, अनरैप किया इंग्लिश में. फिर मैंने पता लगाया, जो भी मुझे पता चला डिकोड करके, फिर मैंने
अपनी हिंदी लैंग्वेज में देखा कि यार कौन सा वर्ड है जो वही काम कर रहा है हिंदी में जो इंग्लिश में स्पिरिट काम कर रहा है। तो मैंने निकाला प्रेत। तो फिर मैंने ये ट्रांसलेशन किया। तो इसको यूजीन निगा ने ये थ्योरी दी थी कि ट्रांसलेटर का काम क्या होता है। फर्स्ट ही डिकोड्स, देन ही रिकोड्स। अब हम यहाँ पर से प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंस पे आते हैं और इसमें और आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंस सबसे ज़्यादा आती है ईडियम में, जो लोकोक्ति होती है, जो कि किस्से कहावतें होती हैं, क्योंकि वो एक लैंग्वेज की अपनी होती हैं। उसके लिए दूसरी लैंग्वेज में इक्विवेलेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो यहीं पे हम ईडियम को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि दाल में कुछ काला है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, तो कह सकता हूँ देयर इज समथिंग ब्लैक इन द लेंटिल सूप। ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दाल में कुछ काला है ये क्या शो कर रहा है कि मतलब कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें कुछ गड़बड़ है। दिख तो रहा नहीं है लेकिन है कुछ गड़बड़, बिकॉज यू कैन सेंस इट। तो उसको बताने के लिए एक छोटा सा ईडियम है, दाल में कुछ काला है। तो उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, देयर इज समथिंग ब्लैक इन द लेंटिल सूप। अब जो अंग्रेजी में पढ़ेगा इसको, उसको हिंदी का कुछ पता नहीं, उनको ये नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसको ना करने के बजाय हमको ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जो इंग्लिश में वैसा ही काम कर रहा है जैसा काम इस ईडियम ने हिंदी लैंग्वेज में किया है। तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ भी हो सकता है। मैं और आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। आप समझ गए कि मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब घर में ओनर नहीं है तो चोर घुस सकता है, उसे किस चीज़ की डर है। वो घर में कोई नहीं है तो जो चाहे मर्जी चुरा सकता है, कोई से रोकने टोकने वाला नहीं है। वो आराम से फ्रिज खोल के पानी भी पी सकता है, जूस ही पी सकता है, और तिजोरी से पैसे भी उड़ा सकता है, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा, हो सकता है समझ में ना आए। तो इंग्लिश में मैंने देखा कि इसका सेम टू सेम ईडियम क्या हो सकता है जो वही काम कर रहा है जो घर वाला घर नहीं वाला हिंदी में काम कर रहा है, जो सेंस आपको दे रहा है। तो मैंने इंग्लिश में ढूंढा तो ये मिलता है कि व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले। व्हेन द कैट इज अवे माइस विल प्ले। तो जब बिल्ली जा चुकी है तो जो चूहे वो खेलेंगे ही, बिकॉज दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द कैट। तो ये इक्विवेलेंस का प्रॉब्लम है। तो आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज में क्या ईडियम क्या काम कर रहा है, और आपकी लैंग्वेज जिसमें आपको ट्रांसलेट करना है उसमें क्या क्या काम हो सकता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस के बाद एक बहुत बड़े ट्रांसलेटर रहे हैं जिन्होंने, जो कि लेखक भी रहे हैं, पोपोविक। उन्होंने 4 तरह के इक्विवेलेंस बताए हुए हैं। सबसे पहला है लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस। इसको कह सकते हैं वर्ड टू वर्ड, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाषा की इंग्लिश, लैंग्वेज, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं लंच कर रहा हूँ, आई एम हैविंग लंच। तो मैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस। सेकेंड इज पैराडिग्मेटिक इक्विवेलेंस। इसमें क्या होता है, एक वर्ड है, उसका समानार्थी कोई शब्द निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पश्चाताप, प्रायश्चित, पछतावा, ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं। तो दैट्स पैराडिग्मेटिक। यू गिव द सिनोनिम मीनिंग टू अ पर्टिकुलर वर्ड विच यू वांट टू ट्रांसलेट। स्टाइलिस्टिक इक्विवेलेंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंस बिकॉज ये जो मैंने इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये वैसा ही है जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था आपको। कौन सा वाला? जब हम ईडियम को ट्रांसलेट करते हैं, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, तो दैट स्टाइलिस्टिक। मैं क्या कर रहा हूँ स्टाइलिस्टिक में, मैं देख रहा हूँ कि फंक्शन क्या है ईडियम का। घर वाला घर नहीं का फंक्शन क्या है हिंदी में, ये क्या सेंस दे रहा है, फंक्शन क्या बता रहा है। तो वैसे ही मैं फंक्शन को लेकर के दूसरी लैंग्वेज में जाऊँगा और उसी से रिलेटेड ईडियम ढूंढूंगा। तो दैट्स स्टाइलिस्टिक इक्विवेलेंस। फोर्थ इज टेक्सचुअल इक्विवेलेंस। टेक्सचुअल इक्विवेलेंस इज मोस्टली डन ऑन पोएटिक फॉर्म्स। जैसे सोनेट हो गया। सोनेट में क्या होता है, 14 लाइन्स होती है और उसमें आयाम्बिक पेंटामीटर होता है। तो अगर मुझे शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे का हिंदी ट्रांसलेट करना होगा तो उस 14 लाइन की पोएम को मुझे 14 लाइन का ही बनाना पड़ेगा
और उसमें राइम स्कीम भी वैसे ही रखनी पड़ेगी, ए बी सी डी। अगर आपको राइम स्कीम नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में राइम स्कीम के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि टेक्सचुअल में यू हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर द नंबर ऑफ लाइन्स, शेप, ये सारी फॉर्म कि हाउ अ पोएम, अ पर्टिकुलर टेक्स्ट लुक्स ऑन द पेपर। तो ये 4 तरह के इक्विवेलेंस हैं। और यहाँ पर एक और राइटर हुए हैं, यूजीन निडा, इनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इन्होंने भी 2 तरह के इक्विवेलेंस बताए थे। इन्होंने 4 नहीं, इन्होंने सिर्फ 2 बताए थे, फॉर्मल एंड द सेकंड इज डायनामिक। फॉर्मल इज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, डायनामिक इज when you translate the meaning, the function, the sense of the text। तो डायनामिक में पैराफ्रेज भी हो जाता है, वहाँ पे आपको जो आप मतलब समझे हैं उस टेक्स्ट का तो आप बताने के लिए फ्री होते हैं। और वर्ड टू वर्ड में क्या होता है कि जो पुराना स्ट्रक्चर होता है हिंदी का या इंग्लिश का, जिसको भी आप कॉपी कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्लोजली फॉलो होता है। तो पढ़ने वाले को पता होता है कि ये जिस लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया है वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन वर्ड टू वर्ड में दिक्कत ये होती कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट इन योर वे। तो डायनामिक में क्या होता है कि आप समझ जाते हो। डायनामिक में पैराफ्रेज होता है, राइटर आपके हिसाब से रीडर ओरिएंटेड होता है, आपके हिसाब से ट्रांसलेट करता है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वर्ड टू वर्ड के भी अपने फायदे हैं, डायनामिक के भी अपने फायदे हैं। तो यहां तक मैं अभी इक्विवेलेंस तक रहूंगा। So I hope you understand all these things that I have told you so far. So if you have any questions, comment, write down your comment in the comment section, and please like and subscribe this channel. Thank you so much.